गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अध्याय 2 का पूर्ण अध्ययन कर लिया। आज हम एक नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा बहुभुज पॉलीगन्स। तो बहुभुज किसे कहते हैं? केवल रेखाखंडों से बनी सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। यानी ऐसी आकृति जो सरल बंद वक्र हो और केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी हो। जैसे यदि हम आकृति की तरफ ध्यान दें, इन आकृतियों को देखें तो इस आकृति में देखें तो यह केवल रेखाखंडों से मिलकर बनी है और यह एक सरल बंद वक्र है, इसीलिए यह हमारा एक बहुभुज कहलाएगा। इस आकृति की बात करें तो यह आकृति रेखाखंडों से मिलकर बनी है लेकिन बंद आकृति नहीं है, इसीलिए यह हमारा बहुभुज नहीं कहलाएगा। और इसी तरह इसकी तरफ देखें तो यहाँ तो ये रेखाखंडों से मिलकर बना है लेकिन यह वाला जो भाग है यह एक वक्र है, इसीलिए यह भी एक बहुभुज नहीं है, क्योंकि बहुभुज में क्या होना चाहिए? केवल रेखाखंड। अर्थात यदि हम देखें तो किसी भी बहुभुज के लिए कम से कम हमें कितनी रेखाओं की आवश्यकता होती है? कम से कम 3 रेखाखंड होंगे तभी कोई एक बहुभुज बनेगा। और सबसे छोटा बहुभुज जो होता है वह कहलाता है त्रिभुज। और यदि 4 भुज हुई तो चतुर्भुज, 5 भुज हुई पंचभुज, 8 भुज हुई अष्टभुज। इस प्रकार के सारे बहुभुज होते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा दूसरा टॉपिक है वह है विकर्ण डायगोनल्स। विकर्ण क्या होता है कि किसी बहुभुज के 2 शीर्षों को, आसन शीर्षों को छोड़कर मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है वह हमारा कहलाता है विकर्ण। तो विकर्ण की परिभाषा हुई किसी बहुभुज के दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर को मिलाने से प्राप्त रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। तो विकर्ण क्या होता है? किसी बहुभुज के 2 शीर्षों को, जिसमें क्या है, आसन शीर्षों को छोड़कर मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? हमारा विकर्ण। यदि हम उदाहरण की बात करें तो जैसे यह एक चतुर्भुज है, इसमें यदि हम एक शीर्ष लें ए बिंदु, तो ए के आसन शीर्ष, कौन से शीर्ष? आसन। आसन का अर्थ होता है पास वाला। तो ए के पास में कौन है? इधर देखें तो बी बिंदु है और इधर की तरफ देखें तो डी बिंदु है। तो इनको छोड़कर अन्य कोई भी बिंदु को मिलाने से प्राप्त रेखा वह हमारा क्या कहलाएगा? विकर्ण। अर्थात ये ए और सी, ए सी क्या है? एक विकर्ण। इसी तरह यदि हम बी की बात करें तो बी के आसन शीर्ष कौन से होंगे? सी और डी, सी और ए। इन दोनों को छोड़ के किसी अन्य शीर्ष से मिला देंगे तो मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? विकर्ण। अर्थात इसमें 2 विकर्ण होंगे, ए सी और बी डी। यदि एक और आकृति की बात करें तो यह एक पंचभुज है। इसमें यदि हम
बात करें ए बिंदु की, तो इसके आसन शीर्ष कौन से होंगे? इधर देखेंगे तो ई है और इधर देखेंगे तो बी है। तो इन दोनों को छोड़ के कौन से शीर्ष बचे? डी और सी। इन दोनों में से किसी को भी यदि हम मिला देंगे, अर्थात इसको हम इससे मिला लें या इसको हम इससे मिला लें, ये क्या कहलाएंगे? विकर्ण। इसी तरह बी है, इसको ए के अलावा और सी के अलावा यदि हम इससे मिला लें या इससे मिला लें तो ये सारे आपस में क्या कहलाएंगे? विकर्ण। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बहुभुज के 4 प्रकार होते हैं। बहुभुज 4 प्रकार के हैं, जिसमें उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। 4 प्रकार के बहुभुज है जिनका हम आगे अपन अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला जो बहुभुज के प्रकार हैं उसमें हमारा जो पहला प्रकार है वह है उत्तल बहुभुज, कॉन्वेक्स पॉलीगन। उत्तल बहुभुज क्या होता है? तो उत्तल बहुभुज की परिभाषा है ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण आकृति के अभ्यंतर में स्थित हो। अभी अपन ने विकर्ण के बारे में पढ़ा, अर्थात जिसके सारे विकर्ण आकृति के अंदर होंगे उत्तल बहुभुज कहलाएगा, और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वह 180 डिग्री से छोटा होता है। तो उत्तल बहुभुज की परिभाषा ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर भाग में स्थित हो तथा प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो, उत्तल बहुभुज कहलाता है। यानी ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण बहुभुज के अभ्यंतर का अर्थ होता है अंदर की ओर स्थित होंगे और प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होगा। जैसे हम एक उदाहरण लें, यह एक अष्टभुज है। इस अष्टभुज में हम देखें तो प्रत्येक कोण ये 180 डिग्री से छोटा है। कोई भी हम कोण लेंगे, सभी कोण 180 डिग्री से छोटे होंगे और प्रत्येक विकर्ण क्या होगा? आकृति के अंदर। विकर्ण का अर्थ होता है, अभी हमने सीखा, जैसे यह बिंदु लें तो इसके आसन B और H को छोड़ के किसी से भी मिला दूं तो ये सब इसके क्या कहलाएंगे? ये सारे इसके विकर्ण कहलाएंगे। और यदि हम आकृति को देखें तो सारे विकर्ण आकृति के अंदर ही स्थित है। यदि हम इसकी बात करें तो A और C के अलावा, इन दोनों के अलावा हम किसी से भी इसको मिला लें तो ये सारे विकर्ण जो है इस आकृति के अंदर ही है। एक भी ऐसा विकर्ण नहीं है जो इस आकृति के क्या हो? बाहर की तरफ। और प्रत्येक कोण, ये सारे कोण जो होंगे वो 180 डिग्री से क्या होंगे? छोटे। इसीलिए ये वाले जो चतुर्भुज बहुभुज होंगे वो कहलाएंगे उत्तल बहुभुज। बढ़ते हैं दूसरे बहुभुज की तरफ। दूसरा बहुभुज है वह है अवतल बहुभुज।
कॉनकेव पॉलीगन्स। उत्तल में जो था उसमें थे सारे जो विकर्ण थे वो आकृति के अंदर थे और प्रत्येक कोण जो था वो 180 डिग्री से छोटा था। तो अवतल बहुभुज क्या होगा? ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक विकर्ण, ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक विकर्ण जो आकृति के बाहर स्थित होगा और कम से कम एक कोण 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा। तो अवतल बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसके एक या एक से अधिक विकर्ण बहुभुज के बहिर्भाग में स्थित हो तथा कम से कम एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो, अवतल बहुभुज कहलाएगा। वापस समझिए, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक विकर्ण आकृति के यानी कि बहुभुज के बहिर्भाग में स्थित हो, बहिर्भाग का अर्थ होता है बाहर की तरफ, और कम से कम एक कोण जो होगा वो 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा। यदि हम आकृति की बात करें तो जो हमने अष्टभुज बनाया था उसी तरह का एक और अष्टभुज बनाते हैं। यह भी एक अष्टभुज ही है। यह भी उसी की तरह एक अष्टभुज है लेकिन बनाने का तरीका अलग है। इसमें यदि हम देखें तो इस जो H का विकर्ण है इसको H और B के अलावा, A का जो विकर्ण है H और B के अलावा किसी से भी यदि हम मिलाएं तो हम देखें तो ये जो विकर्ण है यह देखिए, अगर हम C से मिलाते हैं या फिर H से G से मिलाते हैं तो ये जो दो विकर्ण हैं ये आकृति के बाहर चले गए। तो यही परिभाषा थी कि जिसमें कम से कम एक जो विकर्ण होगा वो आकृति के कहाँ होगा? बहिर्भाग में, और कम से कम एक कोण 180 डिग्री से। तो यहाँ देखिए ये वाला कोण या फिर इधर वाला कोण, ये जो चार कोण होंगे ये चार कोण कैसे हैं? रिफ्लेक्स, अर्थात प्रतिवर्ती कोण है और प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो यह कैसा चतुर्भुज कहलाएगा? ये कैसा बहुभुज होगा? अवतल बहुभुज। एक और अन्य उदाहरण लें। इसके अंदर देखें तो यह भी चार भुजाओं से मिलकर बना है, और इसमें यदि हम विकर्ण की बात करें तो यह विकर्ण तो आकृति के अंदर स्थित है, किंतु यदि हम इस विकर्ण की बात करें बी और डी विकर्ण तो यह आकृति के बाहर है। और यदि हम इस कोण की बात करें तो यह जो कोण होगा वह भी 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा। इसीलिए यह हमारा चतुर्भुज, यह हमारा बहुभुज कहलाएगा, वो होगा अवतल बहुभुज। बढ़ते हैं तीसरे बहुभुज की तरफ। हमारा जो तीसरा बहुभुज है वह है समबहुभुज रेगुलर पॉलीगन। नाम से ही पता चला है समबहुभुज, यानी कि ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर। ऐसा बहुभुज जिसके सभी कोण
तथा सभी भुजाएं समान हो समबहुभुज कहलाता है। यानी कि ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान हो समबहुभुज कहलाता है। जैसे यदि हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें हम देखें, यह मान लेते 6 सेमी की है और ये जो प्रत्येक कोण होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो इसमें हम देखें तो सभी भुजाएं समान हैं और सभी कोण भी आपस में क्या है, बराबर। तो ये जो आकृति होती है वो कहलाती है समबहुभुज। जैसे यदि हम बात करें वर्ग की, तो वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये जो आकृति होगी यह कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। यह हो जाएगा हमारा वर्ग। तो ये सब कैसे हैं, समबहुभुज है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं भी समान हैं और सभी कोण भी समान हैं। अब आप सोचिए, क्या एक आयत समबहुभुज होगा? आयत एक समबहुभुज होगा या नहीं होगा? तो यदि हम देखें आयत को, तो आयत में यदि हम देखें तो प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री होता है, किंतु आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान नहीं होती है, केवल सम्मुख भुजाएं समान होती है। इसीलिए यह हमारा जो है वो समबहुभुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि समबहुभुज की परिभाषा ही है कि जिसकी सभी भुजाएं भी समान होनी चाहिए और सभी कोण भी समान होने चाहिए। तो आयत हमारा समबहुभुज नहीं कहलाएगा। बढ़ते हैं इसके लास्ट बहुभुज के प्रकार। बहुभुज का जो लास्ट प्रकार है वह है विषम बहुभुज। इरेगुलर पॉलीगन, यानी कि ऐसा बहुभुज जिसका न तो कोण समान हो न ही भुजा। ऐसा बहुभुज जिसमें कोण एवं भुजाएं समान ना हो। समबहुभुज में कोण और भुजाएं समान होती है और विषम बहुभुज में न तो कोण समान होते हैं और न ही भुजाएं। जैसे हम एक त्रिभुज को लें जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और यदि हम कोण की बात करेंगे तो इसके जो तीनों कोण होंगे वो भी आपस में अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार का जो बहुभुज होगा वो क्या कहलाएगा, विषम बहुभुज। आयत भी एक विषम बहुभुज है क्योंकि उसमें न सारी भुजाएं समान होती है न ही सभी कोण समान होते हैं। बढ़ते हैं दो छोटे से टॉपिक की तरफ, और अगला हमारा टॉपिक है कि जिस प्रकार हमने पढ़ा था 7वीं क्लास में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, उसी प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। और यदि हमें किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है तो उसका एक सूत्र है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है, वह है n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 गुणा 180 डिग्री, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या, अर्थात बहुभुज कितनी भुजाओं से मिलकर बना है। और एक और छोटा सा आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कोई भी अगर बहुभुज है तो उसके बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही होता है। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग
360 डिग्री होता है। यदि हम आकृति की बात करें जैसे इस आकृति की बात करें तो यह जो कोण नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 और ये 5, ये कहलाएंगे अंतःकोण। और बाह्य कोण की बात करें, जब हम इसको रेखाओं को आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने से जो हमें कोण मिलेंगे वो जो कोण होंगे, ये जो बाहर वाले कोण है ये कहलाएंगे बहिष्कोण या बाह्य कोण। तो अंतःकोणों का योग का तो सूत्र है n-2 × 180, अर्थात यदि अष्टभुज है तो उनके अंतःकोणों का योग ज्यादा होगा, पंचभुज है तो उनके अंतःकोणों का योग कम होगा। लेकिन बाह्य कोण की बात करें तो 360 होगा, चाहे वह त्रिभुज हो या फिर पंचभुज हो या अष्टभुज हो, कैसी भी आकृति हो, बाह्य कोण का योग हमेशा 360 ही होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन दोनों सूत्रों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।